ज़्यादा एंटरटेनिंग बातें कर ली हैं, ज़्यादा काम की बातें भी कर लें। और कोई हुक्म सर? मेरा बस चले, मैं आधे घंटे में करा दूँ, मगर मैं टपाता नहीं हूँ। करें शुरू? चलें जी, कहानी को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दो एरियाज हैं, 2 और 11। एरियाज 2 हैं मगर उसमें जो कंटेंट है वो 4 है, क्योंकि 2 के अंदर आपको 3 बातें देखने को मिल जाती हैं, 210, 220 और एथिकल कंसिडरेशंस। स्क्रीन के ऊपर आपको चैप्टर 2 का एक मैप नजर आ रहा होगा। फर्स्ट वी टॉक अबाउट एथिकल कंसिडरेशंस। याद रखिएगा, इसको आपने हमेशा 13 खत्म होने के बाद करना। जो किताब का बिल्कुल फर्स्ट पेज है ना, चैप्टर नंबर 2 का, उसको आपने फिलहाल होल्ड कर लेना है। जैसे ही आप 13 करके फारिग हो, फौरन से इस सफ़े को आगे पढ़ लें, क्योंकि इस सफ़े में तकरीबन वही बातें हैं जो कि आप 13 में ऑलरेडी कवर कर चुके होते हैं, थ्रेड्स के ऊपर और सेफगार्ड्स के ऊपर। तो इसको मजीद मुझे इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है। 210 is the hot favorite area of ICAP from this chapter. 210 में हमारे पास 3 एरियाज हैं मेन, प्री कंडीशंस, और अगर ये मौजूद ना हो तो हम क्या करेंगे। उसके बाद एंगेजमेंट लेटर क्या है, उसके कंटेंट्स 2 तरह के होते हैं, एक प्रिंसिपल और एक एडिशनल कंटेंट्स। और रेकरिंग ऑडिट, ये क्या होता है? बार बार ऑडिट करना, एक एंटिटी का लगातार ऑडिट करना। और कभी कभी क्लाइंट हमें ड्यूरिंग ऑडिट कहता है कि सर ये कुछ चेंजेस हैं, जरा इसको देखें, कर सकते हैं या नहीं। तो एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, ये है 210। फिर 220 का अगर हम मैप बनाएं तो 220 में हमारे पास 6 चीजें हैं। 6 में से 5 अभी आपको शो हो रही हैं। फर्स्ट वी हैव लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देन रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस, फिर एक्सेप्टेंस और कॉन्टिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट लीडरशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट, असाइनमेंट ऑफ टीम। मैंने 5th को हाइड कर दिया है, और 6th यहाँ पे मेंशन है मॉनिटरिंग और डॉक्यूमेंटेशन। 5th को हाइड क्यों किया है? क्योंकि 5th जो है वो अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा डिटेल रखती है। 5th इज अबाउट एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। इसमें 3 बातें हैं, डायरेक्शन, सुपरविजन, परफॉर्मेंस, रिव्यूज, कंसल्टेशन, और फिर 5.1 स्पेसिफिक बातें जो कि लिस्टेड एंटिटीज के लिए आपने खास देखनी है। तो चैप्टर 2 लगता आसान है, मगर 220 को ऐड करने के बाद इसकी जो अहमियत है वो बढ़ चुकी है। पहले जब खाली 210 हुआ करता था तो इसमें से आईकैप बहुत ही आराम से बेसिक सवाल पूछता था। इवन दो 220 को ऐड करने के बाद भी उसने कोई लंबे चौड़े सवाल चेंज नहीं किए, बट चांसेस है कि 220 और 210 दोनों से वो सवाल आपसे डिस्कस कर सकता है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स जंप इन, और हम शुरू करते हैं 210 को। 210 इसमें भी हमारी अप्रोच तकरीबन वही होगी जो हमने लास्ट टाइम किया था, कि इसमें भी बातें बार बार आपको रिपीट होती हुई नजर आ रही होती हैं। सर स्प्रिंग 11, हाँ जूम कर देता हूँ, स्ट्रॉबेरी पाकिस्तान लिमिटेड, इतना सही है? स्ट्रॉबेरी पाकिस्तान लिमिटेड इट्स इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 मार्च 2011। एक कंपनी है जो कि 1 मार्च 2011 को इनकॉर्पोरेट हो गई है। द डायरेक्टर्स ऑफ SPL आर इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग द कंपनीज फर्स्ट स्टैट्यूटरी ऑडिटर। डायरेक्टर्स जो है वो कंपनी का पहला स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट करने की ताक में। They have requested your firm to submit a proposal for the assignment. A partner of your firm has asked you, आपसे कह के उसने एक गलती कर दी है कि ड्राफ्ट करके दें the proposal after assessing the preconditions। तो सवाल कहाँ पे जा रहा है आपको लेके? preconditions पे। अब इसकी रिक्वायरमेंट 3 है। डिफाइन द टर्म, कि ये होती क्या है, डिफाइन कर देंगे? क्या होती है precondition? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल, 2 बातें हैं। पहली बात क्या है? AFRF और फिर प्रीमाइस, और प्रीमाइस में आगे 3 बातें। फिर व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू वुड परफॉर्म इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट द प्री कंडीशंस फॉर द ऑडिट एग्जिस्ट। उन्हीं बातों को सवालिया अंदाज में बयान कर दें कि हम इवेल्युएट करेंगे, हम चेक करेंगे, बातें वही हैं, जस्ट आपने उसको एक नए अंदाज में लिख देना। डिस्कस करें वेदर योर फर्म मे और मे नॉट एक्सेप्ट द असाइनमेंट इफ
वन ऑफ द प्री कंडीशन इज नॉट प्रेजेंट, अगर एक मौजूद ना हो दो में से तो क्या हमें वो असाइनमेंट कबूल करनी चाहिए? नहीं, अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ। तो ये सारी बातें 10 नंबर के लिए अगर आपसे आए क्या पूछ रहा है तो आपके मजे नहीं लग गए? 10 नंबर है, अभी भी पूछता है, अभी भी पूछ रहा है, आजकल भी पूछ रहा है। तो 10 नंबर 7-8 तो हर बच्चा गेन कर लेगा। 9 और 10 के लिए हमें यहाँ पे जाना है। सर ये सवाल, इसका मतलब है कि इसने जो टेस्ट किया है अगर मैं इसको क्लासिफाई करूं तो स्प्रिंग 11 वुड बी फ्रॉम दिस एरिया, दिस एरिया, स्प्रिंग 11 ऐसा ही है। अच्छा जी, list the circumstances in which it may become necessary to revise the terms of audit for a recurring audit। recurring वाले एरिया में जाके आपको एक लिस्ट मिलती है, मैनेजमेंट चेंज हो गई है, ओनरशिप चेंज हो गई है, इंडस्ट्री की रेगुलेशंस चेंज हो गई हैं, कोई नया रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आ गया है, वो जो 7-8 बातों की एक लिस्ट है वो आपने उठा के 7 नंबरों के लिए एज इट इज लिख देनी है, कॉपी पेस्ट मारना। तो क्या इन 7 को हासिल करना मुश्किल है? इट ऑल डिपेंड। 6-7 क्यों, 7 बातें आपको आनी चाहिए, 7 में से 7 लें तो इसमें तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे मार्क्स लूज करने चाहिए। सवाल ने कहा था लिस्ट करें, तो इसमें आपको एडिशनल कुछ बात बताने की जरूरत नहीं। ठीक है जी, तो ऑटम 11 मैं यहाँ पे क्लासीफाई कर दूं, ये यहाँ पे कर दूं ऑटम 11। ठीक है जी, तो 2 सवाल हम लोगों ने कवर किए, एक प्री कंडीशन का और एक रेकरिंग का। सर स्प्रिंग 12 देख लें। एन ऑडिटर मे एग्री टू अ चेंज इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट प्रोवाइडेड देयर इज अ रीजनेबल जस्टिफिकेशन। वो कहता है कि हम उस वक्त चेंज को कबूल कर सकते हैं, शर्त क्या है कि हमें कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन उसकी प्रोवाइड कर दें। तो 9 नंबरों के लिए 3 बातें। List the circumstances in which management may request the auditor to change in the terms of engagement। ये कौन सी लिस्ट की बात कर रहा है? जो अभी देख कर आए, जो अभी देखी लिस्ट हम लोगों ने, वही उठा के फिर से उसने आपसे पूछ लिया, रेकरिंग वाली वही चेंजेस है ना, ओनरशिप के चेंज। ये अब चेंज कौन सी है? जिसमें जेन्युइन जस्टिफिकेशन, पूरी बात बताए ना। और सारी बातें लिख सकते हैं, 3 बातें हैं ना, लिख देंगे। अब आगे चलें, तो 2 लिस्टों में आपने कंफ्यूज नहीं होना। What factors should be considered before accepting the change? चेंज को एक्सेप्ट करने से पहले क्या सोचना चाहिए? क्या उन्हीं को हमें दोबारा से इवेल्युएट कर देना है। लिस्ट द स्टेप्स अगर हम अनएबल टू एग्री टू अ चेंज। अगर हम एग्री नहीं है तो क्या करें? डिस्कस करेंगे, उसके बाद ठीक है, और विड्रॉ या डन। ये 9 मुश्किल है, ये 9 मुश्किल है। तो स्प्रिंग 12 यहां पे आता ना, स्प्रिंग 12 चेंज की बात हो रही है। तो इसका मतलब है कि अभी तक 3 अटेम्प्ट्स में उसने सिर्फ हमसे ये टेस्ट नहीं किया, बाकी के एरिया उसने टेस्ट हमसे कर लिया। पहले ये किया, फिर वो किया, फिर वो किया, तो आहिस्ता आहिस्ता वो हर एरिया को टेस्ट करता गया। अब देखते हैं क्या उसका अगला टारगेट यही है। मजे की बात है यही है, लिस्ट द इंपॉर्टेंट मैटर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड इन द। सवाल ने कहा कि आप बताएं इंपॉर्टेंट मैटर्स, प्रिंसिपल या एडिशनल? प्रिंसिपल। वो तो 5 बातें हैं ना, नंबर 6 है। वाह, एक ऑप्शन है कि सर एडिशनल में से एक आधे बात हम ऐड कर सकते हैं, और कुछ और ज़हन में आ रहा है? वो 5 बातें जरूर हैं। पहले पॉइंट में क्या क्या लिखा हुआ? ऑब्जेक्टिव और, तो शायद पहले पॉइंट के 2 मार्क्स हों,
आपने ऑब्जेक्टिव का वर्ड भी लिखना है और स्कोप का वर्ड भी लिखना है। तो सर ऑटम 12 यहां पे आ गया। इसका मतलब है कि 2 सालों में आईकैप ने पूरे चैप्टर को टेस्ट किया आपसे, 1, 2, 3 और 4। अब शायद वो दोबारा से स्टार्ट करेगा। अब देखते हैं क्या पूछ रहा है। वो फिर से उसने अपना साइकिल शुरू कर दिया। खानेवाल लिमिटेड हैज रिक्वेस्टेड, नहीं ये है सच, briefly describe the steps that an auditor should take in order to establish whether preconditions exist or not, है या नहीं है। तो सर ये इसका जो पार्ट बी है ये वाला, कि हम इवेल्युएट कैसे करेंगे, उन्हीं को चेक दैट, इवेल्युएट दैट लिख के आप यहां पे 6 नंबरों के लिए उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। जाहिर से बात है, खींचना ही पड़ेगा, 6 मार्क्स है ना, 3 बातें नीचे हैं और 1 बात ऊपर है, 4 बातें होगी और स्टार्टिंग की बातें इवेल्युएट कर दो, चेक कर दो, वो सारी बातें यहाँ पे आ जाएंगी। वो क्लियर हो रहा है। तो ऑटम 13 को दोबारा से लिख दूं, यहां पे लिख दूं, ठीक है जी। सर खानेवाल लिमिटेड हैज रिक्वेस्टेड योर फर्म टू सबमिट एंगेजमेंट लेटर फॉर केएल स्टैट्यूटरी ऑडिट, नहीं हुआ। The engagement partner has asked you to establish whether the preconditions present or not. ये मजे की बात हो, दोनों सवाल सेम है। तो ऑटम 13 के बाद, साल के बाद उसने एक सवाल पूछा, मगर उसने सेम सवाल पूछ लिया ऊपर, बस एक सिनेरियो को क्रिएट करके। तो 6 का पहले था और अब 5 नंबर का पूछ लिया। तो ऑटम 14 स्ट्रेट अवे मैं यहाँ पे उसको फिर से क्लासिफाई कर रहा हूँ। यहाँ तक किसी सवाल में कोई मसला अगर है तो मुझे बताएं, बस वही ऐड करना, बाकी तो बातें सेम है जी। अभी तक जितने सवाल किए हैं किसी सवाल में कोई मसला, कोई प्रॉब्लम, ऑल डन, ऑल क्लियर। सर वो भाई गायब है जो वहां पे बैठते थे, आई एम मिसिंग हिम। हाँ कौन सा रिपोर्ट का इम्पैक्ट बताएगा? वो तो 14 की बात होगी ना, आप किताब कौन सी यूज कर रहे हो, वो फिर आप चैप्टर नंबर 14 में जाकर देखोगे एज पर आईकैप। इसका इससे फिलहाल कोई ताल्लुक नहीं है, उनका थोड़ा सा सीक्वेंस फर्क है, तो अभी के लिए वो लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं। आगे चलें, चलें जी। वैसे यार वो भाई थे तो जरा इंटरेक्शन ज्यादा होती थी, आज वो गायब है, बस वो जुमेरात को ना है। स्प्रिंग 15, द ऑडिट एंगेजमेंट लेटर स्पेसिफाइज, अच्छा देखें, द ऑडिट एंगेजमेंट लेटर स्पेसिफाइज क्या क्या, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी और हमारी, AFRF, फॉर्म एंड कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। सवाल क्या रह गया फिर? एडिशनल, 4 बातें आपने एडिशनल बता देनी है, सिर्फ 4 बातें। 4 बातें कौन सी होंगी? कोई सी 4 बातें। उसने क्या कहा है? उसने कहा है एनी 4। उसने क्या कहा है आपसे? एनी 4। तो एनी 4 में आपने एनी 4 बातें बता देंगे। उस्मान भाई बता देंगे? स्प्रिंग 15 चलिए बता दें। उस्मान भाई आपके अलावा जरा मुझे बताएं। स्प्रिंग 15 है ना? हाँ जी। कितनी बातें किताब में वैसे काउंट की कभी किसी ने? ज्यादा है, ज्यादा 15 तो होनी चाहिए। कोई बात नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस लाइन के सारे हजरात एंड से स्टार्ट करते हैं। एडिशनल बात कोई एक बता दें, बेशक देख के बता दें। मैं उधर आ रहे हैं भाई। हाँ जी बेहतरीन हो गया हसन भाई, तो सर पढ़ के बता दें। फी और
फी के बेसिस। सर ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा अब देख के भी ये बताना था, आप देख के कोई और बता दें। वो वहां से शायद उन्होंने भाई ने बता दिया था। क्या कर रहे हो यार, ठीक हो गया भाई। आपने सुना था उन्होंने क्या कहा, बिलिंग अरेंजमेंट्स। वो कह रहे सवाल कौन सा था हैं? तो कोई और बता दो, देख के बता दो। बुक भी नहीं है, अच्छा सॉरी। इस रो में बैठे हुए जितने भी मेल फीमेल हैं मिस, वो 3 दफा उन्होंने हो गया है, अगली बात भी होती है। ठीक हो गया मिस, ठीक है मिस, ठीक हो गया। यहां से 3 हज़रात और क्या, वो भाई ने बोल दिया एक्सपर्ट की इन्वॉल्वमेंट। सर वाइट कैप, कसम खुदा की भाई ने यही वाला पॉइंट बोला है। हाँ भाई ने बड़े मुश्किलों से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को घुमा के एक्नॉलेजमेंट में लाके खड़ा कर दिया। चलें समझ आ गई बात आपकी, हमें मान लिया, मैंने मान लिया, छोड़ दिया, मैंने माफी कर दिया। योर फर्म हैज बीन रीअपॉइंटेड, ये कहां पे जा रहा है आपको लेके, रैकरिंग पे लेके जा रहा है। ईएल के लिए फॉर द ईयर एंड क्या है 30 जून 15। द फर्म हैज बीन द ऑडिटर ऑफ ईएल फॉर द लास्ट, थ्रेड कौन सा आएगा, क्या मैं लिखूंगा यहाँ पे, नहीं, तो परेशान मिक्स नहीं होना। हाउ वुड यू असेस वेदर इट इज नेसेसरी टू सेंड एन एंगेजमेंट लेटर टू ईएल फॉर द ईयर एंड 15? वो सारी बातें, वो कौन सी बातें हैं? अगर तो कोई चेंज नहीं आया तो हमें भेजने की जरूरत नहीं है, तो कब भेजेंगे? तो वो बातें कौन सी हैं? नहीं, आप शुरू कर दिया आपने। बेहतरीन हो गया भाई के 5 में से 5 नंबर। हम यही जोश खवातीन से भी चाहेंगे। बस 4 नंबर के लिए बता दें। स्टेट हाउ, आप खवातीन, स्टेट हाउ वुड यू प्रोसीड इफ ईएल रिक्वेस्ट कि वो चेंज करेंगे। आप में से कोई भी 4 नंबर के लिए बता दें, लिख के देख। अच्छा फिर हम क्रैपिंग नहीं होगी, चल देख के बता दें, देख के बता दें, तब तक आपका सवाल है। हाँ तो जरूरत कब पेश आएगी, जब उस लिस्ट में से कोई ना कोई बात वाकई में हो गई होगी। यस, दोबारा बताएंगे कैसे, वो पॉइंट्स रख के तो आप बात करेंगे कि अगर इनमें से कोई ऐसा कुछ हो गया है तब हमें दोबारा से खत को भेजना पड़ेगा। क्लियर हुई बात? जी मिस, देख के बता दें। मिस देख कर ही बता दें, आखिरी पेज की आखिरी बात है ये। नहीं वो तो हो गया ना ऊपर, वो तो हो गया ऊपर, नीचे वाला पार्ट बी की बात होती है। स्टेट हाउ वुड यू प्रोसीड इफ ईएल रिक्वेस्ट योर फर्म टू चेंज सर्टेन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। उन्होंने आपसे कह दिया कि सर इसको चेंज कर दें, अब आपका स्टांस क्या होगा? आखिरी वाली बात है, तो तभी तो आपसे पूछा था, अब बता दें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ऑटम 15 को मैं कहां पे क्लासिफाई करूं, कहां पे करूं जी? यहां या ऊपर? हाँ
नीचे, नीचे नहीं नहीं नीचे होगा। चलो परेशान क्यों हो रहे हो? हाँ जी, ओए होए 3 नंबर के लिए बड़ा सा सवाल। नहीं अभी करेंगे। पूछ क्या रहा है? मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वो कहता है कि हमने आपको ये 4 लाइनों में उनकी कुछ जिम्मेदारियां बताई हैं, बताएं कि क्या ये लाइनें जो हमने लिखी हैं वो सही लिखी हैं या नहीं लिखी हैं। The management is only responsible for preparation of financial statements in accordance with FRF for such controls as management determines necessary that are free from material misstatements whether due to fraud or error। कौन सी बात मिस कर गया? गोइंग कंसर्न वाली बात और एक्सेस टू पर्सनल वाली बात। और इस सवाल का जवाब, चले इस सवाल का जवाब आप कहां से दे सकते हैं? आपके पास 3 एरियाज हैं। चैप्टर 1 में जब आप जाते हैं वहां पे भी आपको जिम्मेदारियां मिलती हैं। चैप्टर 2 में आपको मिलती हैं प्री कंडीशन में। चैप्टर 14 में आपको मिलती हैं ऑडिट रिपोर्ट में। तो इन्होंने 2 बताई हैं, उसके अलावा 3 आपने और बता देनी है। गोइंग कंसर्न वाली बात, 580 वाली बात और स्कोप लिमिटेशन को रिमूव करने वाली बात के जो जो चीज़ हम डिमांड करेंगे वो हमें प्रोवाइड कर रहे होंगे। नहीं, वो अपना कंट्रोल इसलिए लगाते हैं कि वहां पे फ्रॉड वगैरह ना हो। मैनेजमेंट की बात हो रही है, हाँ वो भी डाल दें। तो ये हमें सवाल समझ आ गया। डिस्कस द कोर्स ऑफ एक्शन विच मे बी अडॉप्टेड बाय द ऑडिटर इफ प्री कंडीशंस आर नॉट प्रेजेंट। एक ही लस्सी को बार बार घुमा रहा है। हाँ जी, क्या करेंगे? कोर्स ऑफ एक्शन, अगर प्री कंडीशन मौजूद नहीं है तो उनको पहले गाइड करेंगे, समझाएंगे कि भाई क्यों जरूरी होता है, और स्टिल ना माने तो विड्रॉ कर देंगे अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ। तो ये सवाल रिपीटेड सवाल है। स्प्रिंग 17 को यहां पे क्लासिफाई कर देंगे। ट्रेंड चेक करें आई कैप का। हाँ जी, कौन कह रहा था कि रिसेंटली इस तरह का सवाल नहीं आ रहे? ऐसे ना पूछ तो रहा है ना, तो 4 में से 4 ही ले लें यार। वो 3 मार्क्स, वो 3 पार्ट्स थे 10 मार्क्स के लिए, ये एक पार्ट है 4 नंबर के लिए। 17 में तो आप मैट्रिक में थे। 18 state the matters under which an auditor should establish whether the conditions of an audit are present or not, check that, evaluate that। वही बात है। स्प्रिंग 18 भी यहां पे रखते हैं। ये हो गया है। हाँ सही है। हाँ 35%। आप रिसेंट 4 अटेम्प्ट्स में से कोई भी पेपर निकाल लें, मैक्सिमम मार्क्स जो आपको मिलेंगे वो मिलेंगे 35, जो मिनिमम मिलेंगे वो मिलेंगे 27। नहीं करना। अगर वो सिनेरियो लिखने पे मेहनत कर रहा है तो हल्का सा रेट करना उसका हक बनता है। जिस तरह वो सवाल था स्ट्रॉबेरी वाला, अब बातें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही हैं, मगर लिखते हुए कि हम स्ट्रॉबेरी वालों से, उनकी मैनेजमेंट से ये बातें कंफर्म करेंगे, तो वो बताना जरूरी है। ऑन एवरेज आप कह सकते हैं कि 30 से 35। स्टेट द मैटर्स। हो गया? हाँ हो गया। वाहिद लॉजिकल सवाल था ये वाला, वाहिद एक ही लॉजिकल सवाल है जो कि इस चैप्टर से ये वाला है। Discuss the course of action when a client requests to change the existing terms of। हाँ जी, क्या मांग रहा है आपसे? अगर वो आपसे चेंज करवाना चाह रहे तो क्या आप चेंज कर देंगे? वही बात जो कि भी अपने मिस ने बताई है ऑटोमिक्स में, उसने पूछ लिया हमसे। अब ये आपके सामने एक ट्रेंड खड़ा हो गया, क्या लगता है इस दफा क्या आएगा?
बहुत टाइम हो गया उसने ये कंटेंट्स टेस्ट नहीं किए, कर सकता है। रिकरिंग ऑडिट बहुत टाइम से टेस्ट नहीं हुआ, कर सकता है। ये रिसेंटली 21 में टेस्ट हुआ है, चांसेस थोड़े से कम है, मगर प्री कंडीशन आखिरी दफा 18 में टेस्ट हुआ था, तो चांसेस हैं। तो 210 ओवरऑल आपसे पूछा जा सकता है। आखिरी सवाल आया था ऑटम 21 में जाके, ये अटेम्प्ट कौन सी है? तो 2 साल के बाद तो टेस्ट करना बनता है बेचारे का। इसको नोट किया किसी ने? कर लें या तस्वीर खींच लें। हाँ हाँ, नहीं आया, इसलिए नहीं आया वो। अच्छा जी सर, आपके पास 10 मिनट है, 6:20 हुए हैं। ये सवाल सॉल्व करना आप लोगों ने। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपके पास कागज होना चाहिए, आप पढ़ने आए हैं। हाँ जी, लिखना है जी, कोई बात नहीं, ये लॉजिकल सवाल है, इसमें याद करने की जरूरत ही नहीं है। यू कैन टेक हेल्प ऑफ बुक। चले, लेट्स सपोज कि ये ओपन बुक सवाल है, पीछे से आंसर देखे बगैर कंटेंट में से वो करें ना, कौन सी चार्जेस है? वाहिद लॉजिकल सवाल। क्या हम उसको पॉज कर सकते हैं? पॉज कर दो, शुरू करें। सवाल को जरा पढ़िएगा बहुत गौर से, साथ साथ पढ़ते हैं। यू आर द ऑडिट मैनेजर इन अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। आपको बना दिया एक ऑडिट मैनेजर। योर फर्म हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी। ये एक लिस्टेड कंपनी है, उसका नाम क्या है? रुस्तम रईस। फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2019। इतनी सी स्टेटमेंट में 2 बातें मुझे मिल गई हैं। हम कौन है? ऑडिट मैनेजर, और कंपनी एक लिस्टेड कंपनी है। RRL हैज़ बीन पब्लिशिंग देयर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद इन 1 month ऑफ द ईयर एंड हैव स्ट्रिक्ट डेडलाइंस फॉर द कंप्लीशन ऑफ ऑडिट। इस लाइन को दोबारा पढ़ें। RRL हैज़ बीन पब्लिशिंग देयर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ईयर एंड के 1 महीने के अंदर अंदर, और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट डेडलाइंस हैं। फर्दर दिस ईयर RRL हैज़ चेंज्ड इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ PP। अब वो हिस्टोरिकल कॉस्ट से कहाँ जा रहे हैं? रीवैल्यूएशन पे। मेरा आपसे पहला सवाल है, क्या हम लोग इस कंपनी को ऑडिट करने के लिए फर्स्ट टाइम आ रहे हैं? कहाँ लिखा हुआ है? योर फर्म हैज़ बीन अपॉइंटेड। तो जब भी आप किसी कंपनी का ऑडिट करने के लिए फर्स्ट टाइम जाएं, तो एक पॉइंट हमेशा आपकी जेब में होना चाहिए कि हम अपने पिछले वाले भाई से बातचीत कर सकते हैं, उसके वर्किंग पेपर्स को रिव्यू कर सकते हैं, मगर किससे पूछ के? क्लाइंट से पूछ के। और क्लाइंट से कब पूछेंगे? एट द टाइम ऑफ एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस। तो ये बात सबसे पहले आपने मेंशन करनी है कि सबसे पहले हम जो बात उनसे पूछ सकते हैं वो कौन सी है? प्रीवियस ऑडिटर, या जिसको आप कहते हैं प्रीडिसेसर ऑडिटर,
उससे रब्ता कर सकते हैं। तो 4 में से पहली बात तो मुझे ऊपर से मिल गई। ये कंपनी कौन सी है? लिस्टेड कंपनी में एक रिक्वायरमेंट बाय लॉ होती है, कौन सी होती है? जितना अभी तक आप लोगों ने कंटेंट पढ़ा है, जितना अभी तक आप लोगों ने कंटेंट कवर किया है, उसमें एक ऐसी बात आप लोगों ने पढ़ी होगी जो कि लिस्टेड कंपनीज के लिए तकरीबन मैंडेटरी होती है, टू अपॉइंट एन इंटरनल ऑडिट। तो आप लिख सकते हैं कि चूंकि ये लिस्टेड कंपनी है तो हमें हेल्प लेनी पड़ेगी एक इंटरनल ऑडिटर की। लिस्टेड है भाई। RRL हैज़ बीन पब्लिशिंग देयर अकाउंट्स वगैरह एंड हैव स्ट्रिक्ट डेडलाइंस, और विद इन 1 मंथ वो बना रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हम ये एक्सपेक्ट करके जाएं कि वो लोग हमें जो ड्राफ्ट फाइनेंशियल्स होंगे वो पहले से हमें प्रोवाइड कर देंगे। तो ये ड्राफ्ट वाली बात मुझे यहाँ से मिल गई, ड्राफ्ट FS। फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट से रीवैल्यूएशन एक्सपर्ट चाहिए होगा। तो अब ज़रा जाके देखें एडिशनल बातों में क्या ये सारी बातें लिखी हुई हैं। मज़े की बात यह है कि हम इनके अलावा कोई और बात मेंशन नहीं कर सकते। सवाल ने काफ़ी ये बात क्लियर कर दी है, रिलेटेड टू गिवन सिनेरियो ओनली। जी हसन भाई। हम ये भी पॉइंट लिख सकते हैं कि हमें एट द टाइम ऑफ प्लानिंग इंटरिम पे कुछ काम आपसे करवाने पड़ सकते हैं। यस, इस पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। एक सेकंड। हाँ, इनहेरेंट वाली बातें भी आ सकती हैं क्योंकि 1 मंथ वाली बात है। गुड, और पॉइंट लेकर आए। एक बना दे, उसने आपको 4 मार्क्स दिए ना, आप 5 बातें लिख दें। अगर आपको डाउट हो रहा है कि 4 मेरी जो है वो गलत है, या उसमें से शायद एक आधी प्लस माइनस हो सकती है। असल में ये सवाल फ़ी के ऊपर है ही नहीं, वो तो तय आपकी हो चुकी होगी ना। ये सवाल क्या है कि स्ट्रिक्ट डेडलाइंस हैं और हमने काम उनको ख़त्म करके देना है, जिसमें एक मूवमेंट ये भी हो रही है। तो वो बात आ सकती है, मगर तब जब आपके पास कुछ और लिखने के लिए ना हो। यू कैन राइट, मगर ये थोड़ा सा उस इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं है। क्या लेटर वाला एक ही होगा, मगर एडिशनली हमें कम से कम ये वाली बातें करनी ज़रूरी है। फ़ी वाली बात नॉर्मली होती ही है। अच्छा, वैसे बात है कि फ़ी जो है ना वो नॉर्मली डिसाइडेड होती है अंडर ATR 14। तो वो बात अगर आप स्किप भी कर देते तो कोई मसला नहीं होता। सर हैं एक्सपेक्टेड रख सकते हैं, रख सकते हैं। उसने आपसे कहा है कि विच यू वुड लाइक टू इंक्लूड, जो कि आप शामिल करना पसंद करेंगे, वो तो होते ही होते हैं। रिक्वायरमेंट है। कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस सर ने बताया ज़रूर होगा, लिस्टेड होती हैं एज पर कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये रिक्वायरमेंट है। नहीं, हम उनसे ये कह रहे हैं कि चूंकि आपने 1 मंथ में पूरा करवाना है, देना तो उन्हें नहीं है, मगर जैसे ही हम लोग पहुंचे आपने तैयार करके रखी हूँ। हमारे जाते साथ ही आप लोग हमें वो फ़ौरन से प्रोवाइड करें ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। डन। मॉडल चेंज करने की वजह से रिपोर्ट पर तब बात होगी जब ये मॉडल को सही से अप्लाई ना किया हो और मिस स्टेटमेंट्स आ रही हो, सही से काम ना किया हो। चेंज कर दिया है मगर इम्प्लीकेशंस में मसले आ रहे हैं, वैल्यूएशन में मसले आ रहे हैं, तब रिपोर्ट को हम ख़राब कर सकते हैं। या अगर उन्होंने सही कर दिया स्टिल हम EOMP में बता दें कि इन्होंने मॉडल चेंज किया है, तो वहाँ पे मेरी रिपोर्ट मॉडिफाई होगी मगर मेरी ओपिनियन मॉडिफाई नहीं होगी। अगला सवाल आपसे। ये तो पूरे हो गए ना। डन। 220 बेचारे का एक ही सवाल है।
अच्छा, उसमें अगर हम जाएं भी तो उतना फ़ायदा खैर नहीं होगा। 220 में से करना क्या क्या है, ये बात है। 220 में से याद क्या क्या करना है, कहाँ से सवाल आके हम निकाल सकता है। किताब मेरे पास है, ज़रा किताब खोलें, किताब खोलें ज़रा। 220 पे जाएं ज़रा। 220 में जो इंडिपेंडेंस वाली बातें हैं, मतलब मैं यहाँ पे क्यों नहीं किताब खोल लेता आपके सामने, ठहर यहीं पे खोल लेते हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता था। जी, ये आपके सामने आ गया 220। पहला पॉइंट आसान है, तो मसला नहीं है। सेकंड पॉइंट में इंडिपेंडेंस वाली बातें, ये आके पूछ सकता है आपसे, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसका सवाल एक ही दफ़ा आया, तो उस सवाल को करने की बजाय अगर हम ये देख लें कि इंपॉर्टेंट एरियाज़ कौन से हैं, तो शायद आपके लिए ज़्यादा रेलेवेंट हो। उसके बाद तीसरा पॉइंट पूरा एक्सेप्टेंस और कॉन्टिन्यूएंस, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्टेंस और कॉन्टिन्यूएंस, तीसरा पॉइंट, पॉइंट 3। उसके बाद 4 में से नहीं, 5 मेन है। अगर कभी बहुत परेशान बैठे हों कि 220 याद नहीं हो रहा, क्या याद करूं, तो एटलीस्ट ये 5वां पॉइंट लाजमी क्रैम कर लीजिएगा, पूरा 5वां पॉइंट इंक्लूडिंग 5.1। हाँ जी, अच्छा, इंक्लूडिंग 5.1 डन। हाँ, अब निकल गया है, मगर सीफैप में उसका इम्पैक्ट आया, अभी तक कैफ लेवल पे उसका इम्पैक्ट नहीं आया। आपसे पूछ सकता है, अभी तक आपके रेलेवेंट सिलेबस का पार्ट है, अभी अपनी अपनी जजमेंट है। स्टैंडर्ड में अब नहीं है, मगर रिवाइज्ड में नहीं है। हो सकता है कि जब अगली किताब आए तो आपको इसकी जगह पे ISQM नामी टॉपिक एक नज़र आ रहा हो, क्वालिटी मैनेजमेंट। तो अभी के लिए चूँकि आपके सिलेबस का पार्ट है, तो इसका एटलीस्ट, तभी मैंने कहा था कि अगर कुछ ना याद करना हो तो ये याद कर लीजिएगा। ICAP टेस्ट कर सकता है आपसे, जाती बहाल का एक सवाल आपसे पूछ ले, उसको कौन रोक सकता है। डन सर। 11 पे आते हैं, चैप्टर नंबर 11। नहीं, एक ही दफ़ा करेंगे हम इसको। इलेवन के सामने आपको 3 इंपॉर्टेंट एरियाज बताए होंगे, वो कौन से हैं, वो कौन से हैं? चैप्टर के सवाल देखने से पहले एक दफ़ा किताब को चेक कर लेना। चैप्टर आपका शुरू होता है कुछ डेफिनेशंस के साथ कि आर्म्स लेंथ क्या होती है और रिलेटेड पार्टी ट्रांजिशंस किसे कहते हैं। हाँ, याद करनी है। अच्छा जी, ICAP को जो एरियाज काफ़ी ज़्यादा पसंद है, नंबर 1 रिस्क असेसमेंट, नंबर 1 रिस्क असेसमेंट वाली बातें। कुछ सवाल ICAP ने यहाँ से एज इट इज़ पूछे हैं, ठीक। अगली बात जो ये एरिया आपसे करता है, ये पहले कोर्स का पार्ट था कंप्लीटनेस, आपको उसके सवाल भी मिलेंगे, बट अब ये एक्सप्रेसली उसका पार्ट नहीं है, तो आपने परेशान इसमें से नहीं होना। प्रीवियसली अनडिस्क्लोज्ड और अनआइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टीज इंपॉर्टेंट है। आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स, और इसी में आगे जाके आपको मिलता है नॉट एट आर्म्स लेंथ, नॉट एट आर्म्स लेंथ।
और ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाता है। तो ये गिनती के 3 से 4 एरियाज़ हैं जहाँ से ICAP बार बार सवाल आपसे पूछ सकता है। शुरू करें? चलो जी। ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ TL, the audit senior noticed that in one of the floors of the office building, a business other than the TL was being run. एक ऑफिस बिल्डिंग है, उस ऑफिस बिल्डिंग के एक फ्लोर पे एक ऐसा बिजनेस चल रहा है जो कि TL का नहीं है। On inquiry with the TL's management, it was identified that the floor was being run by the daughter of a director. For 6 months वो अपना ऑनलाइन काम वहाँ पे खातून चला रही थी। उससे कोई रेंट लिया गया? नहीं। नो रेंट इज बीइंग चार्ज्ड एज इट हैज़ बीन अ वेकेंट फ्लोर एंड कैरीज नो मार्जिनल कॉस्ट टू। उन्होंने कहा जब हमें कोई खर्चा ही नहीं आ रहा तो चलो डायरेक्टर की बेटी को यहाँ पे बिठा देते हैं, वो अपना ऑनलाइन काम वहाँ पे रन कर रही है। तो ये अच्छी चीज़ तो नहीं है। तो डायरेक्टर की बेटी कौन बन गई हमारे लिए? अब evaluate the above arrangement and discuss the procedures which should be performed by the audit senior। 9 नंबर का सवाल है और आपसे क्या मांग रहा है? प्रोसीजर्स। क्या यहाँ पे सब्सटेंटिव लिख के आऊँगा? नहीं, यहाँ पे स्पेसिफिक टू स्टैंडर्ड जो मेरे पास बातें हैं मैंने वही एज इट इज़ उठा के लिख देनी है। सर क्या उन्होंने आपको पहले बताया था? आपको खुद पता चला या आपने बाद में आइडेंटिफाई किया? जो उन्होंने आपको लिस्ट प्रोवाइड की थी उसमें इसका नाम शामिल नहीं था। तो इसका मतलब है कि 9 मार्क्स को हासिल करने के लिए जो चीज़ मुझे सबसे पहले लिखनी है वो क्या है? प्रीवियसली अनआइडेंटिफाइड वाली बात। ये मुझे लाजमी बातें उसको बतानी पड़ेंगी। और क्या बताऊंगा? आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स। तो 9 नंबर के लिए ये दोनों बातें आपसे पूछ रहा। सारे आएंगे, ए और बी आएंगे। ये नीचे वाला एक मैनेजमेंट कौन सा? नहीं। तो चूंकि उसने आपसे डिस्क्लोज नहीं की थी ये वाली बातें भी आएंगी। और उसके बाद वो एक ऐसी ट्रांजेक्शन कर थे वो एक ऐसी ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व थे जो कि आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स है। तो ये सारी बातें भी आपको दोबारा से लिखनी पड़ेंगी। तो 9 नंबर के लिए आपसे बड़ा अच्छा सवाल उन्होंने टेस्ट कर लिया। क्लियर होगी बात? अच्छा जी। ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ CL, योर टीम ऑब्जर्व्ड दैट CL हैज सोल्ड वन ऑफ इट्स फ्री होल्ड लैंड्स टू MPL एट अ लॉस ऑफ रुपीज़। एक लैंड पड़ी हुई थी जो कि लॉस पे बेच दी। लॉस पे किसको बेची जा सकती होगी? एक रिलेटेड पार्टी को ही। योर टीम फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द मैटर एंड रीडिंग ऑफ द मिनट्स ऑफ द बोर्ड ने ये बातें हमें सामने लेकर आई हैं। डायरेक्टर ऑफ CL होल्ड्स 20% शेयर होल्डिंग इन MPL विच मेक्स द एंटिटी रिलेटेड पार्टी। उन्होंने आपको बता दिया। चलो लॉस पे तो बेच दी, बात समझ आती है, कोई बात नहीं, बेच दी, नुकसान हो गया। फर्दर 30% पैसे कैश में है और बाकी के पैसे मज़ीद 5 साल के बाद मिलेंगे। एक तो लॉस पे बेच रहे हैं, फिर पैसे भी आपको पूरे नहीं मिल रहे हैं। 30% अभी और 70% बाद में। सवाल पहला ये है, क्या उन्होंने आपको बताया था कि ये MPL एक पार्टी है? नहीं। आपको पॉइंट नंबर 1 बता रहा है कि आपकी इन्वेस्टिगेशन से आपके सामने ये बात आई है। तो जो आपने ऊपर वाले सवाल में किया है वही नीचे भी करेंगे। अनआइडेंटिफाइड और ट्रांजैक्शंस आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स, वही बातें उठा के आपने नीचे प्रोड्यूस कर देनी है 10 नंबरों के लिए। सर उसने कहा है 8 की ऑर्डर प्रोसीजर्स, 8 पॉइंट्स में इंक्लूड करना। 8 में कर दें। अगर आपको लग रहा है कि आप ज़्यादा लिख सकते हैं ज़्यादा लिख दें, या उस एक पॉइंट में 3 बातें कर दें, कोई मसला नहीं। तो स्प्रिंग 21 और ऑटम 20 क्लियर हुआ। You are the manager responsible for the audit of ZL. ZL normally has significant sale and purchase transaction with its related party. Guide your team regarding the audit procedures and activities that should be performed
टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू आइडेंटिफाई द रिस्क। यहाँ पे वो आपसे कह रहा है कि सर 8 नंबरों के लिए ये सारी जो रिस्क वाली बातें हैं, कौन सी भला, फर्स्ट पेज पे ये सारी बातें रिस्क वाली, ये सारी बातें मुझे आप 8 नंबरों के लिए यहाँ तक बता दें। तो ये चैप्टर प्योर क्रैमिंग बेस्ड है। इसका लॉजिकल सवाल भी अगर निकलेगा तो उसमें आपसे क्या मांग रहा होगा, प्रोसीजर्स। हाँ जी, एंड तक जाएगा, एंड तक जाएगा, 10 नंबर है भाई, चलेगा 8 भी हैं, 8-10 तो है ना, परेशान क्यों है। इमरान भाई सीनियर हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द ऑडिट ऑफ पीजीएल। ड्यूरिंग द ऑडिट ही नोटिस दैट द पीजीएल ने सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शंस की हैं विद आरपी। स्टेट द प्रोसीजर्स जो कि आप परफॉर्म करेंगे कि क्या सब कुछ डिस्क्लोज हुआ है या नहीं हुआ। ये टॉपिक कौन सा है? ये ट्यूटर नोट है, कंप्लीटनेस जो आपका ट्यूटर नोट है। चूँकि अब ये एक्सप्रेसली पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं है, याद करना चाहें तो कर लें। What steps would should इमरान भाई परफॉर्म इफ़ ही आइडेंटिफाइज कि एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जो कि आइडेंटिफाई या डिस्क्लोज्ड नहीं है। यहाँ पे वो आएगा अनआइडेंटिफाइड और अनडिस्क्लोज्ड। तो इस पॉइंट को ICAP ने पहले यहाँ टेस्ट किया, फिर यहाँ टेस्ट किया और फिर से इस पॉइंट में टेस्ट कर दिया। और हाँ, ये बी पार्ट में और नीचे लिखा हुआ है इम्पैक्ट ऑन ऑडिट नॉट रिक्वायर्ड। हाँ, रिक्वायर्ड होती तो क्या? अगर रिक्वायर होती तो क्या कहते हैं, एक मिसस्टेटमेंट होती है और शायद ये परवेसिव लेवल की होती, मटेरियल मिस्टेक परवेसिव लेवल की होती तो क्या होता। ये परवेसिव मसला नहीं है हाँ, कि यानी कि रिलेटेड पार्टी का जो भी मसला होगा वो हमेशा ही बड़ा लेवल का होता है, वो एक बड़े लेवल का मसला होता है हमेशा। तो परवेसिव भी कह रहा हूँ। और कौन सा होता है, मटेरियल होता है ना एक छोटे वाला, मैं बड़े वाले की बात कर रहा हूँ। डन। ब्रीफली डिस्क्राइब एनी 3 रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स इन केस ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। किताब में ढूंढने कहाँ पे लिखा हुआ है, किताब में ढूंढने कहाँ पे लिखा हुआ है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओपन बुक है ना इस वक्त आपके पास, किताब खोल कर देखें, ये 3 पॉइंट्स कहीं लिखे होंगे। IAS 24 के नीचे ये 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये यहाँ पे है। अटेम्प्ट कौन सी है, स्प्रिंग 80 है ना, क्रैमिंग बेस्ड। कौन कहता है मुश्किल है, रट्टा लगाएं पास करें, परेशान होते रहते हैं आप लोग हैं। चले रट्टा ना भी लगाएं, एटलीस्ट लिखना तो आपको आना चाहिए ना। On the audit of Babur Limited, you have noted a transaction whereby a loan payable to the holding company was overdue for 6 months. It was settled by a transfer of security. एक लोन था जो कि पे करना था, मगर वो पे नहीं किया, उसकी जगह पे क्या किया, उसको सेटल कर लिया सिक्योरिटीज देके। आउटसाइड नॉर्मल कोर्स, आउटसाइड नॉर्मल कोर्स। 6 नंबर बता दें इसके ऑडिट प्रोसीजर्स, लगाएं रट्टा और छाप दें यहाँ पे। स्पेसिफाई द प्रोसीजर्स दैट एन ऑडिटर शुड परफॉर्म टू इंश्योर कंप्लीटनेस। ये वो लिस्ट वाली बात कर जो कि अब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। एज पार्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स यू हैव रिक्वेस्टेड द मैनेजमेंट ऑफ एनर्जी लिमिटेड टू प्रोवाइड स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशंस रिगार्डिंग द कंप्लीटनेस। The management of the view कि since the auditor has carried out a detailed review, तो कोई undisclosed transactions हमारे पास नहीं है। ये क्या पूछ रहा है, unidentified और undisclosed वाली बातें। जबकि चाहिए होती है तो 6 मार्क्स के लिए बता देंगे, क्या बताएंगे यहाँ पे for 6 मार्क्स। ये आ जाएगी और ये आ जाएगी, ओ सॉरी ये आ जाएगा, वहाँ पर लग गया टे गलती से। ये बातें आपने वहाँ मेंशन करनी पड़ेंगी। अच्छा जी,
A schedule of related party transactions provided by client include two significant transactions that are outside the normal course. बताएं substantive procedure जो कि आप यहाँ पे लगाएंगे, बता देंगे? Easy है? You are the audit manager on the audit of KL. Prior to completion, you came across a prospect issued by Neelam Limited, जिसके अंदर ये बताया गया था कि ये आपस में एक रिलेशनशिप रखते हैं. एक वहाँ पे कौन है, CEO है. However, the name of NL was not included in the list of parties. जब आपने पूछा, on being confronted, the management has advised that the name was omitted inadvertently. गलती से मिस्टेक होगी उनसे. As the appointment took place just 2 months पहले. Discuss your course of action. हाँ जी. Unidentified, undisclosed. Give any 3 procedures to ensure the completeness. Tutor note. Tutor note आ जाएगा. The audit team was able to ascertain that the AL has entered into a number of transactions near the year end with a new distributor, Fruits Limited, which is a related party. On being confronted, the management has informed that since there was no transaction, तो हमने उसका नाम शामिल नहीं किया. Unidentified or undisclosed. The details of related party transaction provided by the management includes a payment of 300 million to Mango Limited. The job in charge is of the view that this transaction is not in the normal course. सवाल खुद चीख के बता रहा है कि लिखो क्या, outside the normal course. मेरे ख्याल से काफ़ी हैं, अब तो सारे आपको पता चल ही गए हैं. खैर आखिरी के भी 4 सवाल ही रह गए हैं, बदनामी क्यों लूँ, करवा देता हूँ. गेम समझ आई है, वही है, बार बार रिपीट हो जाए. गेम समझ आई है. 2 रट्टा है, 11 रट्टा है, वहाँ से 2 10 और यहाँ से 3 वाली बात है. अनआइडेंटिफाइड अनडिस्क्लोज्ड इंपॉर्टेंट है. नॉर्मल कोर्स आर्म्स लेंथ में नहीं है, वो रिस्क वाली बात, और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन. डन हो जाएगा. अल्लाह दे वाले.